नाजरीन आदाब। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का खौफ आज सारी दुनिया पे इस तरह छाया हुआ कि कोई भी उससे बचना नहीं चाहता और हर कोई घर के अंदर छुपकर उसका हिफाजत, उससे बचने की तदाबीर इख्तियार कर रहा है और हुकूमतें लॉकडाउन करते हुए हर को घर के अंदर महफूज कर रही ताकि ये मर्ज़ ना फैले और उससे मुतासिर ना हो। हिंदुस्तान में तो मुसलसिल 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। उसी तरह रियासत तेलंगाना में मुकम्मल तौर लॉकडाउन किया गया और हुकूमत काफ़ी इंतज़ाम कर रही है। इसी इंतज़ाम के चलते रियासती हुकूमत ने स्टेट रैंक 1 हॉस्पिटल के तौर पर निज़ामिया तिब्बी कॉलेज व हॉस्पिटल यानी चार मीनार दवाखाना, जो एशिया का यूनानी का सबसे बड़ा दवाखाना है, उसको लेवल 1 हॉस्पिटल के तौर पर सेलेक्ट किया गया है। और वहाँ पर इन पेशेंट कैसे जो मरीज़ां थे वो मरीज़ों को जबरन समझिए कुछ उन्हें घरों को मुंतकिल कर दिया गया है और अब चार मीनार दवाखाना तकरीबन 90% कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीज़ों के लिए तैयार है। और कल हफ्ते से वहाँ पर तकरीबन 180 बेडेड के साथ चार मीनार दवाखाना कोरोना के मरीज़ों के लिए तैयार रहेगा। आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं इंचार्ज प्रिंसिपल निज़ामिया तिब्बी कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर अहसन फारूकी से। आलमी सतह पर कोरोना वायरस जो है पूरा अपना असर दिखा चुका है और कई ममालिक उससे मुकाबले के लिए तैयार है। उसमें हिंदुस्तान बहुत अच्छी तरह से मुकाबले की तैयारी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया और रियासती हुकूमत भी पूरे एफर्ट्स लगा रही है। उसी के चलते रियासती हुकूमत ने चार मीनार हॉस्पिटल के नाम से मशहूर निज़ामिया तिब्बी कॉलेज और हॉस्पिटल को, जो यूनानी के कई मुतादी अमराज के लिए मशहूर है, उसको लेवल 1 हॉस्पिटल के तौर पर मुंतखब करते हुए इसे मुकम्मल तमाम तरह के पेशेंट्स को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया है टेम्परेरी तौर पे और अब इस हॉस्पिटल को कोविड लेवल 1 के तौर पे इस्तेमाल किया। आइए इस सिलसिले में हम बात करते हैं डॉक्टर अहसन फारूकी, जो निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के इंचार्ज प्रिंसिपल हैं और आयुष डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर हैं। अहसन फारूकी साहब, ये बताइए, अब जो हॉस्पिटल में जो लेक्चर्स हाल थे, जो पेशेंट्स ऑलरेडी आपके इन पेशेंट थे, उन तमाम को डिस्चार्ज करने का रीज़न क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे पास निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल के अंदर जितने भी पेशेंट एडमिट थे उनको यहाँ पर डिस्चार्ज किया जा चुका है गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस की बुनियाद के ऊपर। और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, एग्जिस्टेड जो पेशेंट थे उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है। और जितने भी हमारे कॉलेज के हॉलीडेज़ दिए जा चुके हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स को, और जितने भी हॉस्टल क्लासेस हैं उनको सफाई करके उसको वार्ड में, टेम्पररी वार्ड में कन्वर्ट किया जा चुका है। ये निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एजुकेशन की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से यहाँ पर लेवल 1 हॉस्पिटल के तौर पे सेलेक्ट किया जा चुका है निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल को। ना सिर्फ निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल को बल्कि आयुष के मुख्तलिफ हॉस्पिटल जैसे होमियो हॉस्पिटल हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं, तमाम हॉस्पिटल को लेवल 1 के हॉस्पिटल के तौर पर चुना जा चुका है और इसको अपडेट किया जा रहा है, उसको सफाई की जा रही है और तमाम चीज़ें मुहैया की जाएंगी ऐसे पेशेंट्स को। देखिए कि कोविड-19 है क्या चीज़, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। एक कोरोना वायरस एक इन्फेक्शन है और इसके अंदर क्या होता है, सांस के अंदर तंगी होती है, खांसी होती है और सबसे पहले हलक में दर्द होता है, दर्द होता है और सर में दर्द होता है और पूरी बॉडी के अंदर तकलीफ़ होती है, जोड़ों में तकलीफ़ होती है और हाई फीवर होता है। ये अलामतें अगर किसी के पास हैं तो एक चीज़ सबसे पहले घर वाले ये करेंगे, वैसे पेशेंट को करीब के हॉस्पिटल में, जैसे कि आप चारमीनार हॉस्पिटल है तो एक्सेसिबल है, बहुत आसानी से हम पहुंच सकते हैं हॉस्पिटल को। 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर भी आसानी से पहुंचा जा सकता है, सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर पहुंच सकते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर आप ये करेंगे, मतलब कि पहले का चारमीनार हॉस्पिटल के अंदर आप आएँ, यहाँ पर हम आउट पेशेंट सहूलतें मुहैया की जा चुकी हैं। 24 घंटे आउट पेशेंट की सहूलतें मुहैया की जा रही हैं। एक हमेशा डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे और ऐसे केसेस को जिनके ओपी पे इलाज करना है इंशाल्लाह ओपी पे दवाएं देकर उनको भेजा जाएगा। और अगर किसी पेशेंट को ये समझा जा रहा है कि मतलब कि ये पेशेंट आगे चलकर कॉम्प्लिकेशन में पलट सकता है तो उनको इन पेशेंट में एडमिट किया जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 180 बेड्स हैं और 180 बेड्स में से 98 बेड्स हमारे पास नीचे हैं जो कि मेल के लिए हैं और बाकिया जो है 82 जो बेड्स हैं वो ऊपर हम लोग फीमेल के तौर पर इस्तेमाल
कर रहे हैं। और फीमेल पेशेंट को आइसोलेटेड बिल्कुल ही अलग फीमेल डॉक्टर्स देखेंगे। और पूरा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स का 200 डॉक्टर्स का हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि प्रोविज़न है। और 200 डॉक्टर्स यहाँ पर हमने डिफरेंट डॉक्टर्स को अलग अलग टाइमिंग्स दिए हैं, उनके वार्ड के टाइमिंग्स दिए हैं, उनके ओपी के टाइमिंग्स दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं फारूक साहब, ये तो यूनानी का इलाज होता है यहाँ पे, तो अब यहाँ पर जो है कोविड का इलाज ये तो एलोपैथिक में और मॉडर्न तरीके से होने का है, तो ये कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली ये क्या है मतलब कि कोविड जो 19 का जो सिलेक्शन हुआ है हमारा हॉस्पिटल का, और हम ये जो हॉस्पिटल है इसके अलावा आयुर्वेदिक भी हो चुका है, होम्योपैथी भी हो चुका है, नेचुरोपैथी भी हो चुका है। तो हमारे हॉस्पिटल में यूनानी इलाज से हटकर मॉडर्न डॉक्टर्स की भी प्रोविज़न यहाँ पर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे यहाँ पर थिएटर है, यहाँ पास ENT डिपार्टमेंट है, ऑफ्थल्मा डिपार्टमेंट है, डेंटल डिपार्टमेंट में जहाँ पर मॉडर्न मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन कोविड-19 के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं वही इस्तेमाल करने हैं जो कि एलोपैथिक है। और इसके लिए यहाँ पर एलोपैथिक यानी मॉडर्न डॉक्टर्स की भी प्रोविज़न दी जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर्स को भेजा जा रहा है। इसके लिए जो हुकूमत ने कोई बजट आपके लिए मुख्तस किया है? हाँ, ये जो जितने भी हमारे पास मतलब के मटेरियल्स जो प्रोविज़न है, जैसे बेड कवर्स हैं चेंज करने के लिए हैं, और ट्राइज है यहाँ पास, ट्राइज के लिए मटेरियल्स हैं, और डिसइंफेक्टेंट है मतलब सफाई के लिए सारी की चीज़ें, और जितने भी हमारे पास जितने भी मतलब के डिस्पोजेबल मटेरियल्स हैं वो तमाम चीज़ों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से रिसेंटली हमारे पास मीटिंग हुई थी जिसके अंदर मैं खुद भी मौजूद था। और मैंने सजेशन दिया था कि 12 लाख का हमारे पास रिक्वायरमेंट बनेगा, तो गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। 28 से हम लोग इंशाल्लाह सारी चीज़ों के साथ लेस होकर इंशाल्लाह आपकी सहूलत के लिए, आपकी मतलब की तीमारदारी के लिए और आपके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह। तो पूरे हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर कोविड-19 के लिए जो है मुख्तस कर दिया गया है, तो इसमें जो है 180 पेशेंट्स को आप रख सकते हैं। तो उसके अलावा क्या आउट पेशेंट की भी सहूलत है? जो यूजुअली जो इस वक्त शहर में जितने क्लिनिक्स है डॉक्टर्स हुकूमत ने बंद कर दिए हैं, तो क्या इनिशियल स्टेज पे जिसको बुखार खांसी जुकाम ऐसे जो है वो इनिशियली तौर पर आके आउट पेशेंट के तौर पर यहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं? जी, यहाँ पर हमने OP 24 घंटे का OP हमने प्रोविज़न दिया है, और 24 घंटे मेल डॉक्टर भी रहेंगे, 24 घंटे फीमेल डॉक्टर भी रहेंगे, 24 घंटे हाउस सर्जन्स भी रहेंगे, और 24 घंटे पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर्स भी मौजूद रहेंगे। और ये OP बिल्कुल सेपरेट किया जा चुका है, क्योंकि ये जो आइसोलेशन के जो वार्ड्स हैं OP से अटैच नहीं होने चाहिए। इसीलिए हमने एक पीली बिल्डिंग यहाँ पर है आउट पेशेंट में, जब गेट से एंटर होते राइट साइड पे है, तो वो आउट पेशेंट के लिए हमने मुहैया कर दी है। और आउट पेशेंट 24 घंटे रहेगा, सर्दी बुखार खांसी जुकाम के लिए सारी की सारी सुविधाएँ, सारी की सारी सहूलतें मुहैया रहेंगी। नहीं, मुकम्मल हॉस्पिटल को जो है कोविड-19 के लिए वैसे हाइजीनिक तरह तैयार किया गया है या नहीं? उसको जो रूटीन जो सिस्टम था उसी को अलाउट कर रहे हैं? टोटली हाइजीनिक होना चाहिए कोविड के लिए। हम ज़रा भी हम कचरा धूल हम कोविड-19 के लिए नहीं कर सकते। हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कि पूरे का पूरा दीवारों को धोया जाए, साफ़ किया जाए, और ब्लीचिंग पाउडर से वॉश किया जाए, और सारी की सारी कर रहे हैं। जैसे कि आपने रिकॉर्ड भी किया होगा, देखा भी होगा, वार्ड के अंदर सफाई चल रही है अभी, और इंशाल्लाह आज शाम नहीं तो कल शाम तक पूरे के पूरे अपडेटेड हो जाएंगे इंशाल्लाह, और सफाई पूरी साफ़ सुथरी हो जाएगी इंशाल्लाह। एक और चीज़ मैं आपके मीडियम के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ कि निज़ामी जनरल हॉस्पिटल निज़ामी तिब्बी कॉलेज का मैंने 4 दिसंबर 2019 को मैंने चार्ज लिया है, और एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल यहाँ आने के बाद बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस हमने कोशिश किए हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमने कोशिश की कि पूरे के पूरे ड्रेस्ड अप रहें, एप्रॉन के साथ रहें, अपनी अपनी ड्यूटी पर रहें, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें को हमारे डायरेक्टर डॉक्टर अलगो वरिशी मैडम की हिमायत हासिल है। और हमने बाहर यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये की कि गार्डन्स बनाए हमने, 3 गार्डन्स बनाए, और एक हमने एक निशान तिब के नाम से एक मॉन्यूमेंट बनाया, बहुत ही खूबसूरत मॉन्यूमेंट है। और पीछे आप देखेंगे एक बहुत ही खूब चारमीनार के बिल्कुल अपोजिट में एक डोम हमने ये किया था, उसको फ्लरिश किया और रिफर्बिश किया, अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा किया। सारी चीज़ों के हमने कलर कराए, दीवारों को कलर करवाया। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब कि ये जो डिपार्टमेंट आप जो प्रिंसिपल चैम्बर देख रहे हैं इसको रिनोवेट किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे क्लासेस को भी कलर कर रहे हैं, पूरे क्लास को रिनोवेट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बतानी है आपको वो ये है कि हम पूरी के पूरे UG क्लासेस और पूरी की पूरी PG क्लासेस को डिजिटलाइज कर चुके हैं। डिजिटलाइज के माने क्या? डिजिटल क्लासेस होंगे। डिजिटल क्लासेस के माने ये क्या है कि आपको खड़े रह के चाक पीस से बोर्ड पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, और लोगों को
नोट्स लिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपने पेन ड्राइव लाया, USB लाया, आपने लैपटॉप में लगाया, आपने स्क्रीन पर लेक्चर दे दिया। तो ये जो सुविधाएँ हैं, ये जो सहूलतें मुहैया की जा रही हैं, ये हिंदुस्तान ने सारी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम है। और ये जो चीज़ें हैं सारी चीज़ हम लोग म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन करके कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी ये बातें, और एक चीज़ है, क्लीन एंड ग्रीन ड्राइव भी चलाया गया था, 1 हफ्ते का क्लीन एंड ग्रीन ड्राइव किया गया था। सारे कॉलेज के अंदर से पूरा कचरा साफ़ किया गया, पूरे स्टूडेंट्स ने इसमें कोऑपरेट किया, पूरे PG स्कॉलर्स ने इसके अंदर कोऑपरेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह इनके कोऑपरेशन से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही उम्मीद अफजा चेंजेस हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ज़रूरी है कि मेडिकल कॉलेज के अंदर साफ़ सफाई हो, सुथराई हो। और ये जो ग्रीन गार्डन्स बनाने का जो मकसद है कि मरीज़ जब आके बाहर निकले तो उसको खुली ठंडी हवा मिले। और यहाँ पर एक फाउंटेन था जो कि 20 साल से बंद था, उस फाउंटेन को हमने फिर से स्टार्ट किया। ये सारी चीज़ें ये बोलनी इसलिए ज़रूरी है कि हम एक यूनानी कॉलेज को हम जो खूबसूरती देना चाह रहे हैं, इससे पहले से ज़्यादा बेहतर यूनानी कॉलेज महसूस हो। और यकीनी तौर पर मैं अपनी तरफ से ये कह सकता हूँ कि आज शायद मेरे 120 दिन 125 दिन के करीब हो चुके हैं यहाँ पर कॉलेज में मैं प्रिंसिपल बनकर। मेरी कोशिश ये है कि ये यूनानी कॉलेज जो निज़ाम तिब्बी कॉलेज है, ऑक्सफोर्ड ऑफ यूनानी कहलाया है इंशाअल्लाह। और ये आप यकीनी तौर पे थोड़े चंद दिनों के अंदर महसूस करेंगे कि बहुत ही खूबसूरत कॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिसकी ज़िम्मेदारी है वो अपनी ज़िम्मेदारी ज़रूर निभाएगा। और इस माध्यम के ज़रिए और TV मीडियम के ज़रिए मैं अवाम अन्नास को इत्तला देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को BOMS यूनानी डिग्री करवाएं, अब यूनानी इलाज करवाएं जो कि सेहत के लिए ज़रूरी है। और हमारी जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, इम्यून सिस्टम है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर ना सिर्फ फालिज का बल्कि जिगर का, स्किन का और किडनी का डिसीज़ का भी इलाज हो रहा है। और रिसर्च कर रहे हैं यहाँ पर PG स्कॉलर्स, बहुत बढ़िया रिसर्च कर रहे हैं। तो यू आर मोस्ट वेलकम एट एनी गिवन टाइम। वी आर हियर टू प्रोवाइड यू द मैक्सिमम provisions as a medical college, as a hospital, as an outpatient। बहुत अच्छी प्रोविज़न दे रहे हैं इंशाल्लाह। यू आर मोस्ट वेलकम। डॉक्टर फारूक, ये बोलिए, हुकूमत 2012 में इस हॉस्पिटल कॉलेज को जो है रिन्यूएट करने के लिए काफ़ी 2 करोड़ रुपये का बजट मुख्तर, क्या हुआ उससे? क्या एक्चुअली वो जो काम हुआ था, 2 करोड़ रुपए का जो बजट हुआ था, उसके अंदर यहाँ पर प्लास्टरिंग उखड़ गई थी, पूरी बिल्डिंग की प्लास्टरिंग उखड़ गई थी। और ऊपर का भी जो डोम्स हैं उसकी भी सफाई होनी बाकी थी। और जितना भी यूटिलाइज़ हुआ सफाई के तौर पे, प्लास्टरिंग के तौर पे, इलेक्ट्रिशियन का काम काफ़ी था। लेकिन वो बजट की प्रोविजंस में और ज़्यादा, जिससे आपको जो पता है कि मतलब कि गवर्नमेंट के जितने बजट यूटिलाइजेशन होता है कि उसके अंदर जब टाइम ख़त्म हो जाता है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया। एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि मतलब कि ये काम हम अपनी तरफ से यानी हमारे पीरियड के अंदर उसको कंप्लीट हो, तकमील को पहुंच जाए इंशाल्लाह। और ये पॉसिबल है इंशाल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर फारूकी। कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए आपका इम्यूनेशन सिस्टम यानी दिफाई निज़ाम का मुस्तहकम होना ज़रूरी है। इस सिलसिले में आइए हम बात करते हैं डॉक्टर फजल अहमद साहब से, जो मशहूर फिजिशियन हैं। इन्होंने बताया कि अंजीर, खुबानी और किशमिश के ज़रिए दिफाई निज़ाम को मुस्तहकम कर सकते हैं और कोरोना वायरस का मुकाबला किया जा सकता है। कोरोना वायरस एक मुहल्लिक बीमारी जिसके साए तले आज पूरी दुनिया खौफ में मुब्तला है। और माहिरीन उससे बचने के लिए क्या इक़दाम करना है उस पर मुसलसल रोशनी डाल रहे हैं। न सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि रूहानी माहिरीन भी रूहानी तौर पे किस तरह बचा सकता है, इससे महफूज रह सकते हैं, उस पर रोशनी डाल रहे हैं। और हुकूमत हर तरह के बचाव इक़दाम कर रही है। हमारे पूरे मुल्क हिंदुस्तान में भी इस वक्त लॉकडाउन किया हुआ है 14 अप्रैल तक। रियासती हुकूमत भी कई इक़दाम कर रही है, जिसमें कई इमारतों को क्वारंटाइन सेंटर के तौर पर कन्वर्ट करते उसे डेवलप किया जा रहा है। आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं डॉक्टर फजल अहमद से, जो यूनानी के माहिर डॉक्टर हैं, MD हैं और कई बड़े इदारों से वाबस्ता हैं, जिसमें लोनिया है और कॉम्युनिटी हॉस्पिटल है, उसे कंसल्टेंट है और यूनानी तरीक़े इलाज को प्रमोट कर रहे हैं। हम इस सिलसिले में डॉक्टर फजल से बात करते हैं। डॉक्टर फजल साहब, ये बताइए, इसके जो महफूज रहने इक़दाम तो सब कुछ बता रहे हैं जो ज़ाहिरी तौर पे, लेकिन उससे निपटने के लिए इम्यूनेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? क्या उसके ज़रिए हम इस मर्ज़ पर काबू पा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले INN के नाज़रीन की खिदमत में अपना सलाम पेश करता हूँ, आदाब अर्ज़। एक्चुअली जो आप बता रहे थे, इसके जो इक़दाम हो रहे हैं या इसके बचाव के लिए अपने आप को क्या करना चाहिए,
ये सही है कि ये जो एक वबा फैल गई है, इसका जो सबसे बेहतर इलाज है वो हिफ्ज़ मा तक़द्दम यानी प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहते हैं, और प्रिवेंशन ही इसका इलाज है। और सबसे पहली चीज़ ये है कि हम ये जानते हैं कि ये फैलती कैसा। ये कोई ऐसा फ़िज़ा में फैले हुए नहीं रहते इसके वायरस। इसके जो वायरस लगते हैं वो एक दूसरे से कांटेक्ट से लगते हैं, या तो कपड़ों के ज़रिए, या मिलने के ज़रिए, या बातचीत के ज़रिए, या जाने हम लोग बातचीत से इन सेंस अगर हम बिल्कुल ही करीब में अटैच हैं एक दूसरे के और हाथ मिलाते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए ये एक से दूसरे के अंदर लगते हैं। तो इससे बचने का सबसे बेहतर तरीक़ा ये है कि हमारे पास किसी किस्म की कोई गैदरिंग नहीं होना, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट से कुछ दिनों के लिए दूर रहना चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हर वबा का एक इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। यूजुअली 14 से 21 डेज़ का एक पीरियड होता है। इस पीरियड के अंदर अगर हम अपने आप को महफूज कर लें तो इस वायरस का अपना इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो जाता, और ख़त्म होने के बाद में ये फिर दोबारा इसका असर नहीं होता। यूजुअली ऐसा माना जाता है साइंटिस्ट में कि 21 डेज़ का भी बढ़ भी सकता है वो। तो इस पीरियड में ये ऑब्ज़र्व किया जाता है जब ये वायरस का इफ़ेक्ट होता है तो ये ख़ुद ब खुद वो इफ़ेक्ट आहिस्ता आहिस्ता अगर हम एहतियात कर लें तो इसका इफ़ेक्ट इसका ख़ुद ब खुद ख़त्म भी हो जाता है। तो इसलिए लोगों से ये कहा जाता है कि लोग एक दूसरे को एहतियात करने के लिए अपने घरों में रहें। घर में इन सेंस बिल्कुल ही तौर से आपके अगर किसी से कांटेक्ट नहीं हो रहे हैं, एक से दूसरे को फैलने का चांस कम रहता है। ये एक एहतियाती इक़दाम है, और एहतियात ये सारी दुनिया में किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये कोशिश होती है कि अभी रेशो भी जो बढ़ने का है वो जितना हम महफूज करना है अपने आप को अपने घरों में, तो बढ़ने का रेशो भी ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। आप इसको एक मोटी मिसाल से ये समझ सकते हैं कि अगर घर के बाहर वायरस है और निकलते एक अटैक हो रहा है, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो आप अपने घर में हैं तो आपको बचने के, सेफ़ रहने के एक 100% चांसेस रहते हैं। इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करना, और ये वायरस का अचानक इफ़ेक्ट नहीं होता बॉडी पे। अगर आपको किसी से लग भी जाता है तो इमीडिएटली आपको उस कंडीशन में, फैटल कंडीशन में नहीं जाता है। इसका 8-9 दिन इसका इफ़ेक्ट रहता है बॉडी में। पहले जब आपको अगर वायरस का इफ़ेक्ट हो रहा है तो आपको पहले 2-4 दिन तक आपको एक थकन महसूस होने लगती है, आपको अब बॉडी के अंदर एक अजीब किस्म की कसलान महसूस होती है। इस दौरान में भी आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। बाद में जब सेकेंड स्टेज में 3-4 दिन के बाद आपको नज़ले जैसी शिकायतें शुरू होती है, नाक से पानी बहना या खांसी ज़्यादा होने लगती है। फिर उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब एक एक चीज़ बढ़ते रहती है, बॉडी पेन होने लगता है। उसके बाद फिर 4-5वें दिन आपको यानी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर 6-7वें दिन आपको इंटेस्टिनल यानी आपको अवारिस पैदा होते हैं, जिसकी वजह से मोशंस आते हैं और मरोड़ शुरू हो जाता है। इसके बाद में बहुत ज़्यादा सीवियर बॉडी पेन होता है। उसके बाद का जो स्टेज आएगा, उस स्टेज में सांस रुकना शुरू होती है। तब ये महसूस होता है कि इसका जो है लंग्स पे फाइब्रोसिस या इस किस्म का इफ़ेक्ट शुरू हो गया है। तो इस तरीके से जब लास्ट स्टेज आता है तो तब ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है, वेंटिलेशन ज़रूरी हो जाता है। तो डॉक्टर साहब मैं बोलूँ, चूँकि ये आप जो बोले प्रिकॉशंस लेना बता रहे हैं, सिम्टम्स बता रहे हैं, ये तो ओवरऑल है, लेकिन यूनानी सिस्टम में कोई ऐसा इलाज है या तिब्बत नबवी में कि इसको अपन पहले से जो है कंट्रोल कर सके? डेफिनेटली पहले से कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमारे सामने 2-4 चीज़ें हैं। हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब उस वक्त भी ताउन की वबा चली थी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाए थे लोगों से, सहाबा से, कि एक तलवार बताते बताते कि इतना डिस्टेंस रखो, फासला रखो, ताकि, और फिर ये भी बताया गया था कि जब वबा फैल जाती है
तो जो लोग जहाँ पर है वो वहीं पर रहें, अपना शहर मुंतकिल ना करें। और इसके बाद में उनसे ये कहा जाता था कि वो लोग बिल्कुल या तौर से अपने अपने घरों में रहें, सेफ रहें। और अहादीस में इससे प्रिवेंशन के लिए हमारे पास बहुत सारी अहादीस मौजूद है। जैसा मिसाल के तौर से मैं एक एक आपके सामने बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जब भी खाना खाओ, खाने का इब्तिदा करो तो नमक से करो, एक कंकर नमक से चखो और नमक पे उसका इख्तिताम करो। और सरकार फरमाते हैं कि इससे 70 बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। तो सबसे पहला प्रिवेंशन ख़त्म होने का जो रूटीन है, रूटीन है, उसके अंदर जो नमक से शुरू करना, नमक से ख़त्म करना याद। इसके बाद में आप फरमाए हैं नहीं डॉक्टर साहब, उसका साइंटिफिकली क्या वो है, नमक से शुरू कर, नमक के खत्म, ये तो हदीस है मुसल्लम है, उस पर, लेकिन इसका आप डॉक्टरी हिकमत के पैटर्न से क्या है? इससे एक मतलब ये होता है कि हमारे अंदर जो साइंटिफिकली रिसर्च हो रहा है आजकल, नमक के साथ इस्तेमाल करना और नमक के ऊपर ख़त्म करना, तो इससे ये बताया जाता है कि हमारे अंदर बॉडी में जो गैस्ट्रिक जूस बन रहे हैं वो एक तवाज़ुन में आ जाते हैं। ये तवाज़ुन हमारे को जो है, मैदा जो है इंसान का वो उम्मुल अमराज है। अगर आपका मैदा सही है तो आपको किसी भी किस्म की कोई बीमारी कभी भी नहीं आती। तो मैदे को सही रखने का ये जो तरीक़ा होता है, खाने से पहले नमक का इस्तेमाल कर लेना और खाने के बाद नमक का इस्तेमाल करना। और यहाँ पर फरमाया गया है कि मैदे को, अभी मैं बात पूरी जो है खाली नमक का बताया, इसके बाद में हुक्म हुआ है कि अपने मैदे को खाने के दौरान में 3 हिस्सों में तकसीम करो। एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा खाली रखो हवा के लिए। तो ये एक सेकेंड उसूल है। ये इस उसूल से क्या होता है, आपके अंदर मैदे में कभी भी किसी किस्म की, जब वहाँ पर डाइजेशन पूरा होता है तो खून साले ऑटोमेटिकली बॉडी में बनता है, किसी भी किस्म का कोई बीमारी नहीं आती। फिर हदीस मुबारक में है कलौंजी का जिक्र। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन काले दानों में शिफा है सिवाय मौत के। तो अभी इस पर काफ़ी जब रिसर्च होने लगा है, हाल ही में आप कल भी देख रहे थे कि ये बताया गया कि क्लोरोक्विन अभी इस्तेमाल करने में आ रही है, जब ये किस्म के कोविड-19 के लिए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। और ये साबित हो गया है कि कलौंजी के दानों में 100% ये जो है क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मौजूद होता है। तो ये कौन एडवाइस कर रहे हैं? ये मैं मेडिकल साइंस में परसों ही एक बुलेटिन आया था। उस बुलेटिन में इटली के और जो अमेरिका के साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया कि क्लोरोक्विन, अभी आपको अमेरिका से यूएस की भी रिपोर्ट आई है, कल परसों ही आप देखे होंगे, इंटरनेट पे अवेलेबल है कि कोविड-19 के पेशेंट में क्लोरोक्विन ट्रायल किया जाने लगा है। तो क्लोरोक्विन उस वक्त अब किया जाने लगा है। और ये क्लोरोक्विन बाज़ाब्ता एक अहम इंग्रेडिएंट मौजूद है कलौंजी के अंदर भी, जो हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल पहले हमको जो है बता दिया गया था। तो ये कलौंजी के चंद दाने, इसको चाप लिया करना चाहिए और ये चापते रहना, और या इसको पाउडर बना के लेना। इसके बाद एक और चीज़ जो हमारे को तिब्ब नबवी में हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक है कि शहद के ताल्लुक़ से, शहद में शिफा है। आप फरमाते थे कि 3 दिन भी जो शख्स सुबह नहार 1 चम्मच शहद लेते हैं, उसको उस 1 महीने तक किसी भी किस्म की कोई बीमारी बिल्कुल नहीं होती। और खुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि शहद को पानी में डाल के सुबह नहार पेट 1 गिलास पानी में डाल के पिया करते थे। और ये भी है, कुरान में भी इसका ज़िक्र है शहद का भी, कि फ़ीही शिफ़ाउन लिन्नास। जब अल्लाह ताला का इरशाद है कि इसके अंदर शिफ़ा है, तो शिफ़ा है। हमारे हदीस मुबारक में ये भी है कि अल्लाह ताला ने कोई बीमारी दुनिया में ऐसी नहीं नाजिल की जिसकी पहले शिफा नाजिल ना हो। तो ये हमारी कम नॉलेज है या हमारा रिसर्च कम है कि हम उसके ऊपर गौर नहीं करते। लेकिन जो प्रिवेंशन जो हमारे को
बता दिया गया है पहले से। इन चीज़ों पर अगर हम शुरू से अमल करें तो न सिर्फ हमारी इम्यूनिटी खुद ब खुद डेवलप हो जाती, बल्कि आने वाली इन बीमारियों का शुरू से ही तदारुक हो जाता, ख़त्म हो जाते तमाम चीज़ें। मतलब है इसको रोकथाम के लिए सबसे इम्यूनिटी का इम्प्रूवमेंट हो जरूरी है। यस, हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है, वो इम्यूनिटी एक ऐसा है, समझिए कि ये इम्यूनिटी से मतलब ये है कि ये हमारा दफ़ाई निज़ाम है। हर चीज़ जब अटैक करती है तो दफ़ा भी होता है। तो हमारे अंदर कुदरती तौर से जो अमनियत कहते हैं, जिसको आज की साइंस इम्यूनिटी मानती है, ये इम्यूनिटी आने वाली हर बीमारी को खुद ब खुद दूर करती है। तो जितनी आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होंगी बॉडी के अंदर, आपके पास आने वाली बीमारियां खुद ब खुद वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। मिसाल के तौर से मैं बताता हूँ, किसी जगह नज़ला ज़ुकाम की कोई हवा चल रही है, कुछ और चल रहा है, कोई दो आदमी मिलकर चलते हैं तो जिसकी इम्यूनिटी कम होती है उसको फौरी असर हो जाता हूँ। जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा रहती, दो लोग जाते, दो लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को कुछ नहीं हुआ, इनको कुछ हो गया। तो उसकी वजह यह है कि इनकी इम्यूनिटी अगर कम है तो इफ़ेक्ट हो गया। तो अगर हमारे पास, मैं एक बात ये बताना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने दुनिया में यकीनन कोई बीमारी ऐसी पैदा नहीं करे जिसका इलाज नहीं है। इस वजह से कि अब जितने भी हमारी इबादतें हैं, जितने भी हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, वो तमाम का ताल्लुक़ हमारी 100% सेहत से भी है। इस वजह से कि जब हमारी सेहत बेहतरीन रहेंगी तभी हम बेहतरीन इबादत भी कर सकते हैं। तो ये जब ये अब से नहीं है, जब अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को पैदा किया तो जब बीमारियां आने लगी तो उसके साथ साथ हिकमत भी अल्लाह ताला ने उस वक्त एक तरीक़ा बता दिया है हकीम लुक़मान के ज़रिए भी, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हम और हमने लुक़मान को हिकमत अता की। तो बंदों को तो मालूम नहीं होता कि क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ कब खाना चाहिए, क्या ना चाहिए। तो ये हिकमत भी अल्लाह ताला अपने वही के ज़रिए और अपने मुख्तलिफ़ ज़राए के ज़रिए हिकमत को अल्लाह ताला बताए हैं। और हमारे पास आज से 1400 साल पहले जो चीज़ हमारे को, जो उसूल, जो प्रिंसिपल, जो अहकामात हमारे लिए हैं, उन सब का ताल्लुक़ 100% हमारी सेहत से। ये और बात है अगर इसको फॉलो नहीं करते हैं तो ये मुश्किलात तो हो ही जाएंगी ऐसी। तो आजकल जो ये चीज़ आ रही है, इसमें भी हम उन फिर से पिछले हम उस दौर की तरफ फिर से वापस लौटें और हम वही उसूल अपनाएं, वही अहादीस मुबारका को सामने रखें और उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला 100% इसके अंदर शिफा होगी और प्रिवेंशन भी होगा। तो इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए? इसमें मेरे पास एक नुस्खा मेरे मोहतरम उस्ताद हकीम कुदरतुल्लाह साहब मरहूम अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने तिब्बे नबवी पे काफ़ी बड़ा रिसर्च करते थे। तो मुझे बताए थे हवालेदात के साथ कि तिब्बे नबवी में एक ऐसा भी नुस्खा है जिसको नुस्खा आब हयात कहते हैं। अच्छा। तो वो बताते थे कि, बल्कि मुझे प्रैक्टिकली अवेलेबल रख के बताते थे कि उसमें 2 खुबानी के फल, अच्छा, 2 अंजीर और 1 चम्मच मुनक्का या किशमिश जो भी होता, इसको 1 गिलास पानी में रात में भिगने रख देना और सुबह में वो पानी पी लेना और वो खा लेना। इस पानी को कहा जाता था आब हयात। अच्छा। यानी ये इम्यूनिटी को डेवलप करने वाला। और मेरी अपने पेशेंट्स को भी मैं ट्राई किया हूँ, जिनकी इम्यूनिटी कम रही उनको भी देता हूँ मैं। और जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिया हो जाता खून की, मैं उन पेशेंट्स को बजाय इनके आयरन थेरेपी देने से पहले मैं ये दे दिया तो उनका HB लेवल सिर्फ 5 दिन में बढ़ गया। अंजीर, खुबानी और मुनक्का, यस। और इसके साथ में बाज़ हिकायत में ये भी है कि जैतून के साथ अंजीर का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ डेवलप करता है। और खजूर के बारे में बताया गया कि 7 खजूर, अगर आप 3 से 7 खजूर आपकी इस्तिताअत मुताबिक अगर रोज़ाना खाते हैं तो उस पेशेंट्स की इम्यूनिटी इतनी डेवलप होती है कि आज की मेडिकल साइंस ने भी बताया है कि खजूर के खाने वाले को कभी कैंसर नहीं हो सकता।
क्योंकि सेलेनियम नाम का एलिमेंट जो होता है, जो एंटी कैंसर होता है, वो सबसे ज़्यादा खजूर में पाया जाता है। तो जैतून है, खजूर है, ये तमाम चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ बेही के बारे में बताता हूँ। बेही को सफ़रजली बोलते हैं। सफ़रजली के बारे में भी हदीस मुबारक है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि ये फल जो है मुक़व्वी क़ल्ब है, ये मुफर्रे है, क़ल्ब को फ़रद बख्शता है। तो इसके साथ साथ ऐसे ही कई अमराज है। जब इन अमराज के बारे में ये बताया जाता था कि सिर्फ़ इन फल से और इन उसूल से खाली जब फ़ायदा हो जाता है, तो जब शिफ़ा होती है तो शिफ़ा ही है। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक नेमत है ये बंदे के लिए कि वाकई अल्लाह ताला जो है हमारे लिए जब बीमारियां पैदा करे हैं तो अल्लाह ताला को इतनी ज़्यादा बंदों से अपनी मोहब्बत भी है कि उसका इलाज भी इलाज भी मौजूद रखे हैं। और बस हमको इस बारे में रिसर्च करके इसको साइंटिफिकली एविडेंस तो इस पर काफ़ी हो चुका है, इसको मॉडर्न साइंस को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स को जो कोविड के पेशेंट्स होते हैं, जब आप इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज से गुजरते हैं, उस दौरान में ही अगर पेशेंट्स को इम्यूनिटी की ये चीज़ें दे दी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे फ़ायदा हो जाता है। और एक सबसे बड़ी एहतियाती चीज़ आजकल जो ना, जब अगर किसी मरीज़ को एक कॉमन चीज़ हो जाती है, जब फौरी अगर थोड़ा बहुत भी नज़ला ज़ुकाम हो गया तो दिमाग में शक आ जाता है कि पता नहीं हो गया शायद इन्फेक्शन। तो इसमें बहुत ही छोटा सा नुस्खा है, अजवाइन जिसका एक्सट्रैक्ट होता है, सत्ते अजवाइन, सत्ते पुदीना और काफूर, ये एक छोटे से एक शीशी में डाल के रख लेना। सत्ते अजवाइन, सत्ते काफूर, सत्ते पुदीना। सत्ते पुदीना सत्ते का उसका एक एक्सट्रैक्ट होता है, वो बाज़ार में बहुत अवेलेबल है, क्रिस्टल्स की शक्ल में मिलता है। तीनों अगर आप एक छोटे से शीशी में डाल के रख लें, एक 10 ग्राम ही सही डाल के रख लें, उसके बाद में ये एक लिक्विड बन जाता। ये लिक्विड के जस्ट 2 क़तरे आप चाय में या खावा में डाल दिए और पी लिए, आप देखेंगे उसी वक्त 5-10 मिनट्स के अंदर ही सर्दी ज़ुकाम नज़ला ये जो है बिल्कुल ही आपको इफ़ाक़ा हो जाता है। तो एक मानो में ये दवा भी है और ग़िज़ा भी है। दवा भी है और बहुत ज़बरदस्त प्रिवेंशन भी है। किसी भी किस्म का अगर आपको ऐसा वबाई चीज़ें हैं, अगर आजकल जैसा वबा फैल रही है, तो ऐसे में हमारे पास एक हमारी बस्ती में ख़ास तौर से बारकस में एक ज़माने से तरीक़ा होता आया है, घावा जिसको खावा बोलते हैं। इसमें होता है कॉफ़ी सीड्स यानी बुन बोलते हैं, और सौंठ, ये दोनों का हम वज़न पाउडर ले लेते हैं। इस पाउडर को एक गर्म पानी में एक मिट्टी के गर्म या कम में डाल देते और उस वक्त एक कंकर नमक मिला देते। ये दोनों चीज़ें जो है गले के तमाम बीमारियों से बिल्कुल महफूज करती हैं। मैं यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा कि जो कोविड या इन्फेक्शन कोविड का अगर हो भी गया है तो ये जब सबसे पहले इसका असर जो है गले पे होता और ये 2-3 दिन तक वहीं रहता, अपना इफ़ेक्ट नहीं करता। ये वायरस एकदम जाती इफ़ेक्ट नहीं करते, ये अंदर उनको एक मौका मिलता अंदर उनको ग्रोथ होने का। जब ये पूरी तरीके से ग्रोथ होती तभी ये लंग्स तक पहुंच के इफ़ेक्ट करते हैं। और ये जब उस वक़्त अगर हम गरम चीज़ें लिए, गरम कॉफ़ी, गरम घावा, ये चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करें तो ये जो गले में ठहरा हुए रहते इस किस्म के वायरस, ये सीधे से पूरे मैदे में चले जाते और मैदे में जाने के बाद गैस्ट्रिक जूस रहते हैं, वहाँ इतने फंक्शन रहते इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता। ये तमाम चीज़ें आते, तो हम सुबह में फिर से उस दौर को अपनाना चाहिए। मतलब गावा, बुन और सौंठ नमक का जो रहता है उसको या सुबह उठते ही ये लेना चाहिए। शहद का पानी जो है एक चम्मच शहद 1 गिलास पानी में डालना चाहिए। दोनों चीज़ें भी हमारी नीयत ये होनी चाहिए सबसे पहली चीज़ कि ये सुन्नत है और हमको इस्तेमाल करना है। शिफा तो होती ही होती, तो हमको एक तो सुन्नत का भी सवाब मिल जाएगा और साथ साथ जो है हमारे को इसके अंदर शिफा भी हो जाएगी। तो डॉक्टर फजल आप ये कहते हैं कि अब जो कोरोना वायरस से कोविड कहा जा रहा है, इसका इलाज कहवे और शहद गर्म पानी में लेने से उसका इलाज है?
एक एहतियात है, एक इसका जो है डायरेक्टली कोई दावा नहीं करते, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि ये लेने से गले के अमराज जब पूरे चले जाते हैं तो 100% इसको जो है कोविड का असर भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाता। तो अभी जो सभी जगह चल रहा है वर्ल्ड वाइड, तो मेरा भी मैसेज है कि ये बहुत ही घरेलू चीज़ें हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती, आम चीज़ें हैं। और जब आदिस मुबारक में इसका जिक्र आ चुका है तो हमको इसको इस्तेमाल भी करना चाहिए, हमको इस्तेमाल भी करना चाहिए। और जिन लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुंचा, हो सकता है आज की मॉडर्न साइंस के लिए ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, टॉपिक है ये, इस और एक फार्मूला भी है ये, इसको खुद इस्तेमाल करा के देख सकते हैं। यूजुअली क्या होता है जब कोविड का पेशेंट आ जाता है, अब ये बताते हैं कि यूनानी में भी कई नुस्खे मौजूद हैं, लेकिन इसको क्यों साइंटिफिकली अप्रूव नहीं हुआ और क्यों इसका इलाज नहीं हुआ, ये एक आम क्वेश्चन होता है। तो खा वो आयुर्वेदा हो या कोई और ट्रीटमेंट हो, इस वजह से ये चीज़ आती है कि जब पेशेंट आता है इसमें तो प्रिवेंशन के दौरान में पेशेंट बहुत कम आते हैं। मतलब वो लेवल होने के बाद अभी रिसर्च चल रहा है लोगों का कि जा के देख रहे हैं, उसको वॉच कर रहे हैं, लेकिन जब पेशेंट कब आता है, जब बिल्कुल लास्ट स्टेज होके आ जाता है। लास्ट स्टेज में आने के बाद जब पेशेंट आईसीयू में रहता है तो कोई भी आयुर्वेदा दवा हो यूनानी दवा हो उसको अलाउ नहीं करते, ये बोलते हैं कि बस पेशेंट का फिल वक्त इसका जो है इमीडिएटली इमरजेंसी ट्रीटमेंट होना है। हम ये कहते हैं कि आप अगर ये ट्रीटमेंट हमारा स्टार्ट करें तो आपको इमरजेंसी की नौबत ही नहीं आती, आपको उस स्टेज तक जाने का मौका ही नहीं होता कि आपका पहले तीसरे चौथे पाँचवें ये स्टेज पर ही आपका ट्रीटमेंट हो जाता और आने वाला प्रिवेंशन भी हो जाता है। आजकल जो मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट भी चाह रही है और ये सबका मैसेज है कि अपने घरों में रहें, तो इसमें लोग वॉच भी कर रहे हैं, ख़ास तौर से गवर्नमेंट के ऑफिसर्स या अथॉरिटीज़ या हेल्थ वर्कर्स। जब किसी को पता चलता है कि फ़लाँ जगह लोगों के अंदर इस किस्म का फैल रहा है ये चीज़ या आ रहा है, तो पेशेंट्स घर पे जाते हैं। तो मैं मेरे सामने ये रिपोर्ट्स आए हैं कि हमारे पास के जो पेशेंट्स हैं वो हेल्थ वर्कर्स का या हेल्थ असिस्टेंट्स का या डॉक्टर्स का पूरा कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हो रहा ये कि जब पेशेंट्स एक मरतबा जा रहा, 2 मरतबा जा रहा और हर उनको 7 डेज़ 9 डेज़ तक वॉच करना है कि पेशेंट उस स्टेज पर तक नहीं आ रहा है। अगर पहले दूसरे चौथे स्टेज में ख़त्म हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर 8-9 दिन तक भी ये चीज़ चल रही है तो उसको फिर फौरी जो है कोविड टेस्ट इमीडिएटली करा देना, बताना इस वजह से भी ज़रूरी है कि उसको उसकी अपनी जान तो ख़तरे में रहती ही रहती, लेकिन दूसरे भी उससे अफेक्ट हो जाए, दूसरों को बचाने के लिए करना है। तो हमारे पास के जो पेशेंट्स हैं वो हमारे जो असिस्टेंट या डॉक्टर्स उनके घर पे जाते हैं तो उनको ये बोल दे रहे हैं कि भाई नहीं हमारी तबीयत सब ठीक है, या आप लोग बार बार आके क्या तंग कर दे रहे हैं, ये इस किस्म का कर रहे हैं वो लोग। तो उनको इसमें जो है कोऑपरेट करना चाहिए। थोड़ी सी भी चीज़ हो रही है आपको तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना और ये प्रिवेंशन के जो चीज़ें मैं बताया ये चीज़ें भी इस्तेमाल करना। अगर इसके बावजूद भी आपको 3 दिन 4 दिन 5 दिन में अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो फिर फौरी खुद से आगे बढ़ के टेस्ट कराना चाहिए। खुद तो उस स्टेज पे सबका इलाज मुमकिन है, इलाज हो जाता है, लेकिन वो लास्ट स्टेज तक किसी को लाने तक वेट नहीं करना चाहिए। और गवर्नमेंट की भी पॉलिसी यही है, लोग कह रहे हैं आज कर्फ्यू लग गया या तमाम लग गया, ये खौफ ये एहसास अभी मैं समझता हूँ कि लोगों में नहीं है। उनको खुद एहसास हो गया तो उनको पुलिस की ज़रूरत नहीं रहती, वो खुद बाहर नहीं निकलते। तो ये मैसेज तब तक पहुंचना चाहिए कि ये अगर आप एक 14 दिन या 21 दिन अंदर रह जाते हैं तो इस वायरस का इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता और ये सारी दुनिया से ख़त्म हो जाता है। एक टाइम पे एक इनका इंक्यूबेशन टाइम, इन्हें इसको ग्रोथ का मौका नहीं मिलता, इसको एक दूसरे से लगने का मौका नहीं मिलता। तो ये इंशाल्लाह जब ख़त्म हो जाता तो हम सब इस फिर से एक खुली फ़िज़ा में सांस ले सकते हैं इसका। शुक्रिया डॉक्टर फजल आपका। डॉक्टर फजल बता रहे थे कि चंद नुस्खे जो सरकार की सुन्नत है, अल आमालु बिन्निया, नीयत का अमल दारोमदार अमल पर है, सॉरी आपके अमल का दारोमदार नीयत पर। आप इन नुस्खों को जैसे डॉक्टर फजल ने कहा कि जैतून है, शहद है, अंजीर है,
खुबानी है, अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम खुद ग्रो होगा, उसके बाद में ऐसे कोई मर्ज़ आप पर इफ़ेक्ट नहीं करेगा और उससे आप बच सकते हैं। चूँकि जैतून और अंजीर का जिक्र तो कुरान में है, वत्तीन वज़ूतीन व तूर सीनीना, तो हमारे को डॉक्टर फजल के इन मशवरों पर अमल करना चाहिए, करते हुए अपनी सेहत को, अपने घर वालों की, अपने बस्ती की, ख़ानदान की, बस्ती की और पूरे शहर की, मुल्क की सेहत को बेहतर बनानी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत कई इक़दाम कर रही है। आइए इस सिलसिले में हम बात करते हैं फरहीन शेख, तहसीलदार बंडलागुड़ा मंडल से। रियासती हुकूमत कोरोना वायरस से निपटने के इक़दाम कर रही है। आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं फरहीन शेख, तहसीलदार बंडलागुड़ा मंडल से, कि वो हुकूमत के क्या इंतजाम है, इस पर ज़रा रोशनी डालें। मैडम, हुकूमत जो है कोरोना वायरस से निपटने के लिए बहुत बड़े पैमाने इक़दाम कर रही है, तो आप जो है शहर हैदराबाद में और बंडलागुड़ा की सेंसिटिव मंडल है, क्योंकि बारकस वगैरह से NRIs बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं, तो आप लोग क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ज़रा इस पर रोशनी डालें। आप जो कहें वो सच कहें। क्या है, बंडलागुड़ा में जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, स्पेशली बारकास जैसे आपने कहा, वहाँ पर बहुत से लोग सऊदी, गल्फ़ कंट्री से आना जाना रहता है, इसलिए हम लोग कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रहे। हम लोग जो लिस्ट अपटेन कर रहे, वो अपने टीम्स जो रैपिड रिस्पांस टीम्स है, इंक्लूडिंग GHMC, आशा वर्कर्स और मेडिकल हेल्थ प्रोवाइडर्स, ये लोग टीम्स बनाकर हर एक फॉरेन टूरिस्ट जितने भी आइडेंटिफाइड हुए हैं वो टूरिस्ट के मकान पर विज़िट करेंगे और उनको स्टैंपिंग करेंगे। इसका मतलब ये है होम क्वारंटाइन। तो अगर किसी का भी स्टैंपिंग होता है, होम क्वारंटाइन होता है 14 डेज़ का, जब से लैंडिंग से लेकर 14 डेज़ तक वो लोग बाहर नहीं निकल सकते। हम लोग इनको आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, SHOs ऑफ बंडलागुड़ा और GHMC, रेवेन्यू और लोकल पब्लिक से भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ऐसा करके हम लोग आज तक 275 जितने भी टूरिस्ट हिस्ट्री है उनको आइडेंटिफाई करें, और ये 275 में से ऑलमोस्ट 175 हैव बीन ऑलरेडी स्टैम्प्ड एंड बाकी लोगों का भी स्टैंपिंग प्रोसेस चल रहा। और मीनवाइल हमारे लोग भी उनके मकान पर जा रहे और उनको होम क्वारंटाइन करने के लिए बता रहे। और एक मसला है, ये लोग अगर वायलेट करे, जिसका भी स्टैंपिंग हुआ है, अगर ये लोग बाहर कहीं पर घूमते हुए नज़र आने से हम लोग इनको अरेस्ट भी कर सकते हैं अंडर सेक्शन 188 ऑफ द एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट ऑफ 1897। इसलिए मेरी ये गुजारिश है, आप सब लोग जितने भी टूरिस्ट हिस्ट्री है, जितने भी लोगों की टूरिस्ट हिस्ट्री है, आप लोग बाहर मत घूमिएगा और आपके फैमिली में भी, आपके परिवार के अंदर भी वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। ये स्पेशली सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए ही ये लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया। और लॉकडाउन के अंदर भी बाहर ये अगर कोई ज़रूरत है तो ही बाहर निकलना है। बाहर निकल रहे हैं तो भी एक ही आदमी निकलना है। हम लोग एज़ पर द गाइडलाइंस GO 45 और 46 के अंदर जो भी फंक्शनल गाइडलाइंस दिए गए हैं उसके मुताबिक भी अगर बाहर स्कूटर पे, 2 व्हीलर पे जा रहे तो एक ही इंडिविजुअल को परमिशन है। अगर 4 व्हीलर में जा रहे तो ओनली 2 इंडिविजुअल्स आर अलाउड। इसका भी वायलेशन नहीं करना चाहिए। अगर इसका वायलेशन हुआ तो भी केसेस बुक कर सकते हैं। तो मेहरबानी करके ये रूल्स सब लोग अमल कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग, जैसा कि अगर मकान में भी है 1 मीटर, अगर बाहर गए हैं आप लोग
सामान खरीदने के लिए या सुपरमार्केट में गए हैं तो भी 1 मीटर डिस्टेंस। हमारे पास भी जितने भी सुपरमार्केट्स है या ग्रोसरी स्टोर्स है वहाँ पर भी हम लोग रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे, वहाँ पर भी जाके उनको वो जितना भी 1 मीटर का डिस्टेंस है वो 1 मीटर डिस्टेंस के अंदर मार्किंग्स भी करके आए हैं हम लोग, ताकि वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। और एक मसला ये है प्राइजेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, जितने भी डेली रिक्वायरमेंट्स है वो प्राइजेस कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग, हमारी टीम्स और मैं खुद भी जाके पूरे ग्रोसरी स्टोर्स, सुपरमार्केट्स और जितने भी वेंडर्स है, जो बाहर वेंडर्स है, वेजिटेबल वेंडर्स, वहाँ पर भी हम लोग उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे ताकि वो नॉर्मल प्राइजेस मेंटेन करें, पब्लिक की दिक्कत ना हो। इसलिए वो भी वी आर इंश्योरिंग ऑल दिस इश्यूज। एंड अगर कोई इसका वायलेट करे तो हम लोग एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर हम लोग उन पे केसेस बुक करेंगे। और दूसरा मसला ये है कि हमारे टीम्स जब भी आपके मकान पर आए, मतलब जितने भी होम क्वारंटाइंस है आपके मकान पर हमारे लोग डेली विजिट करेंगे, ये वेरीफाई करने के लिए कि आप लोग होम क्वारंटाइन मेंटेन कर रहे कि नहीं। अगर आस-पास में कोई भी कंप्लेंट ऐसा दिए कि ये लोग बाहर घूम रहे तो हम लोग इमीडिएटली आपके ऊपर केसेस बुक करेंगे। एंड दिस सेक्शन 188 इनवाइट्स it's a non-bailable offense and it invites immediate 6 months of imprisonment. मैडम अभी तक कुछ ऐसा केस आया आपके पास वायलेशन का? वायलेशन के केसेस तो अभी अब तक तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, टीम्स हमारे 60 टीम्स है पूरे मंडल में, तो 60 टीम्स का मॉनिटरिंग, कांस्टेंट मॉनिटरिंग तो मुश्किल होगा। तो हम लोग पब्लिक से भी ये गुजारिश कर रहे हैं, अगर आप लोग भी किसी के हाथ पर क्वारंटाइन का स्टैंप देखें और वो बाहर घूमते हुए नज़र आए तो इमीडिएटली आप लोग हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि हम लोग उनके ऊपर ये सेक्शन 188 का केस बुक करें। और हमारी टीम्स जब आपके घर पर वेरिफिकेशन के लिए आ रही, प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिएगा। और एक हम लोग जो कर रहे हैं कल से, वो कलेक्शन ऑफ पासपोर्ट्स किस लिए कर रहे हैं, हम लोग आपको रोकने के लिए, मतलब आप लोग कहीं बाहर न जाएं, बाहर ना निकले। लेकिन बहुत से लोग उनके दिल में ऐसा ये है, नहीं हमारे पासपोर्ट अगर आपके पास है तो अगर कहीं गुम गए तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आपसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी होगी। क्या है, हम लोग आपको एक्नॉलेजमेंट दे रहे, जो भी ऑफिसर्स आपके पास विजिट कर रहे वो ऑफिसर्स आपको पासपोर्ट कलेक्ट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट देंगे। और जैसा ही आपका क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म हो रहा है, मतलब 15 तारीख को वो लैंड हुए, 14 डेज़ का क्वारंटीन है, 29 को ख़त्म हो रहा है, तो हम लोग 29 के दिन आपका पासपोर्ट हम लोग खुद आपके घर पे आके उसको वापस करेंगे विथ प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट। तो आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको कंटेन करने के लिए गवर्नमेंट के तरफ से ये मेजर लिया गया है। सो काइंडली कोऑपरेट विथ आवर ऑफिसर्स एंड हम सब लोग आप सबकी हिफाजत के लिए 24/7 काम कर रहे हैं, जैसा कि पुलिस डिपार्टमेंट, GHMC, मेडिकल एंड हेल्थ प्रोवाइडर्स, सब लोग सिर्फ आपके लिए काम कर रहे हैं। और मेरी और एक गुजारिश है, ये जो लॉकडाउन पीरियड और हॉलीडेज दिए गए, तो इसको एक वेकेशन पीरियड मत समझिए। हम लोग एक अजीब किस्म के एक सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर पूरा पब्लिक सपोर्ट की ज़रूरत है। ये वायलेशंस, हम लोग वायलेशंस को नोटिस करेंगे, केसेस बुक करेंगे, वो तो चलता रहेगा, लेकिन अपने आप एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हम लोग ये सोचना है कि हम लोग बाहर ना जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही अपने आप बंद रखें, ताकि ये कोविड-19 वायरस को हम लोग स्प्रेड नहीं करें। थैंक यू।